आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस लेकर आए हैं। आप लोग को बच्चे से देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि 132 की पावर 47 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब की बार ये जो प्रश्न है घातांक के रूप में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 132 की पावर 47 जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है और 132 की पावर 47 जो है ये घातांक के रूप में है। जब घातांक के रूप में किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो सबसे पहले हम जो घातांक का बेस होता है, बेस आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। गुणनखंडों की संख्या में उसके पावर का गुणा करा देंगे। उसके पावर का गुणा करा देंगे। जो उत्तर आएगा वो घातांक के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। जैसे आप लोग को पता होगा 132 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 132 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 33, फिर 11 से, 3 से 11, फिर 11 से काटेंगे क्या आएगा। इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 1 2 3 4 गुणे पावर कितना है भैया 4, 47 में गुणा कराइए। 7 चौक 28, 2 4 चौका 16, 2 18, 188 गुणनखंड होंगे। 132 की पावर 47 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेस होगा आधार। आपको पता होगा 47 क्या है, आधार है। 47 क्या है, पावर है, और 132 क्या है, आधार है, बेस का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 बार डिवाइड हुआ है तो वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। और उसके पावर से गुणा करा देंगे। पावर क्या है 47, अभाज्य गुणनखंडों में 47 का गुणा कराएंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा ये क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी। नोट करिए सब लोग। एक अगला प्रश्न देखा जाए। एक अगला प्रश्न लिखा गया है, अंक 2 9 5 8 के प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली न्यूनतम व अधिकतम संख्या का योगफल क्या होगा। न्यूनतम व अधिकतम संख्या का योगफल क्या होगा। तो हम लोगों को पता है जब हमको अधिकतम संख्या लिखनी होगी, अधिकतम संख्या लिखनी होती है जब इस प्रकार का प्रश्न आए कि अंक के रूप में संख्याएं दे रखी हों। अंक 0 2 9 5 8 के प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली मैक्सिमम व मिनिमम संख्या के लिए क्या करेंगे। जब हमको अधिकतम संख्या लिखी रहेगी तो अंकों का अवरोही क्रम लिखेंगे। अंकों का अवरोही क्रम लिखेंगे। जो संख्या आएगी वो हमारी मैक्सिमम अधिकतम संख्या आएगी। अगर न्यूनतम संख्या लिखना है तो अंकों का आरोही क्रम लिखेंगे। अंकों को आरोही क्रम में लिख देंगे तो हमारी न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अब आपको पता है 0 है, 2 है, 9 है, 5 है और 8 है। इसमें अंकों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले देखें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, फिर उससे छोटा क्या है, 8 है, फिर उससे छोटा क्या है, 5 है, फिर उससे छोटा क्या है, 2 है, फिर उससे छोटा क्या है, 0 है। ये सबसे मैक्सिमम संख्या हो गई, अधिकतम संख्या। बट न्यूनतम संख्या के लिए क्या करेंगे, इन अंकों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। 2 0 2 5 8 9 ना। आपको पता है किसी भी संख्या की शुरुआत शून्य से नहीं होती। जब अंक की शुरुआत शून्य से हो जाए तो पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल देना। और क्या पूछ रहा है, अंकों का संख्या, न्यूनतम संख्याओं का योगफल। अब ये संख्या बन गई हमारी, अब इनका योगफल बोल रहा है तो 98,520 में 20,589 को जोड़ेंगे। 9
1 9 11 11,19,109 ये आपका उत्तर आया। इस समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबके। बहुत ही अच्छा सवाल था। आप ऐसे देखेंगे जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा, काफ़ी अंक के रूप में संख्याएं दे रखेंगी, उनके अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली अधिकतम संख्या पूछेगा तो अंकों का अवरोही क्रम लिखेंगे, न्यूनतम संख्या पूछेगा तो अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। बट जब किसी संख्या की शुरुआत शून्य से होगी तो पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल देना, बस आपका उत्तर मिल जाएगा। योगफल बोला है तो मैक्सिमम और मिनिमम की संख्याओं को जोड़ लिए, हमारा योगफल प्राप्त हो गया। एक अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, तो उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। चौथी संख्या क्या है? एक बार फिर से सवाल को पढ़ा जाए। 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। 3 संख्याओं का जो औसत है चौथी संख्या का 2 गुना है, उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखा जाए, मानते हैं 4 संख्याएं हैं। माना 4 संख्याएं क्या हैं? संख्याएं एक है, ए है, बी है, सी है व डी है। 4 संख्याएं हैं भैया, ए है, बी है, सी है व डी है। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत। हम लोग को पता है औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ये हम लोगों को पता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना। आप देख पा रहे हो कि चौथी संख्या क्या है? डी। 3 संख्याओं का औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, मतलब तीनों संख्याओं का योग करेंगे, ए धन बी धन सी बटे संख्या कितनी है? 3। चौथी संख्या का 2 गुना। चौथी संख्या क्या है? डी है, इसका 2 गुना है, 2D हो गया। अगर यहाँ से हम देखें a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे, 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, 3 दूनियाँ 6D हो जाएगा। इसको मानते हैं हम a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? 6D। ये वैल्यू आपकी आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है? उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। चारों संख्याओं का औसत मतलब देखो, चारों संख्याओं का औसत निकालेंगे, ए धन बी धन सी धन डी योग बटे संख्या, औसत कितना है? 12 है। हमको पता है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 6D। तो हम जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है वहाँ पे हम 6D रख सकते हैं, तो रख दीजिए। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की जगह 6D रख देंगे, तो 6D प्लस D इक्वल टू 2 का गुणा 12 में हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 24 रखेंगे और योग बटे संख्या ना, संख्या 4 हो जाएगी भाई। 12 चौक 48, 48 हो गया। अब यहाँ से 6 में 7D जोड़ेंगे, 7D इक्वल टू कितना? 48। डी का मान क्या आया? 48/7। 48/7 ये आपका उत्तर आ गया। एक बार फिर से देखा जाए, 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना। 3 संख्याएं ए बी सी हैं, इनका औसत निकालेंगे योग बटे संख्या। संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे 6D। कह रहा है उन चारों संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। चारों संख्याओं का औसत करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। a b c और d 4 लोग हैं, 4 का गुणा 12 में हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से हमको मालूम है 6D। a प्लस बी प्लस सी की जगह 6D रख देंगे, d का मान निकाल लेंगे, चौथी संख्या आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल था, सब लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलती हुई एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, जबकि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल याद कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर से देखा जाए, एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलती हुई एक बिजली के खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, जबकि 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, इसको देखा जाए। मानते हैं रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है, पुल को पार करती है, सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म, पुल, सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। रेलगाड़ी एक ही है, वही रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो आप क्या करेंगे भैया, देखो रेलगाड़ी जो लंबाई है अपनी, मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। जितनी लंबी रेलगाड़ी होगी उतनी दूरी तय करेगी कब, जब खंभे को पार करेगी। तो यहाँ से हम लोग चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय हमका मालूम है भैया 15 सेकंड। और यही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दोनों की लंबाई को जोड़ लेंगे, पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई हमको मालूम हो जाए तो उससे हमके दूरी मिल जाएगी। दूरी मिल जाएगी, दूरी जो होगी, अगर प्लेटफार्म किसी खंभे को पार कर रही है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही हमारी कुल दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से रखते हैं, इसको कटा दीजिए। 5 3 या 15, 5 5 25। इसको हल करेंगे 5x 3x 2x बराबर कितना 600। यक्ष का मान कितना आ गया 300 मीटर। 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी 300 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई। अगर रेलगाड़ी की चाल पूछता है तो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड, किसी एक में रखेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे इक्वेशन में। तो ये x का मान आया 300, अगर इसमें रखते हैं देखो कितना आएगा, या इसमें रख दिया जाए x बराबर कितना हो जाएगा 300। 300 बटे 15, ये आप तो सॉल्व कर दीजिए। 15 दूनिया 20 ना, 15 दूनिया 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका उत्तर आ गया। किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा करा देंगे। 18/5 से गुणा कराओ, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसमें यूनिट में पूछा रहेगा एग्जाम में उसी यूनिट में कर देंगे। अगर रेलगाड़ी की लंबाई बोलेगा तो हमारा उत्तर आएगा 300 मीटर। अगर रेलगाड़ी की चाल आएगी, अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आएगी तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान बताइए। जब ऐसा प्रश्न आएगा, इस बहुत ही अच्छा सवाल होता है, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यहाँ से देखें भैया, जब इस टाइप का सवाल आएगा, अंडर रूट पे अंडर रूट एक दूसरे पे लगा रहेगा तो एकदम, अब बीच में देखिए साइन लिखाए हुए हैं, प्लस लिखा है, माइनस प्लस पूरा साइन लगा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, तो एकदम बिल्कुल लास्ट से हल करना शुरू करेंगे, एकदम अंतिम से देखो यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो देखो ध्यान से, 144 देखा जाए, अंडर रूट 144 का वर्गमूल 12 होता है। अंडर रूट 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो यहाँ देखो प्लस का साइन है, तो 52 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 64। 52 में देखो भैया, 52 में 12 जोड़ेंगे अंडर रूट 64 हो जाएगा। अंडर रूट 64 का वर्गमूल 8 होता है। फिर देखिए भैया, ये इस तरीके से हो गया, ये प्लस, ये 248 है, 248 में 8 जोड़ देंगे, फिर कितना आ जाएगा 256 आ गया। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल होता है। देखो भैया, अंडर रूट 144 का मान कितना होता है 12 जो आया है यहाँ प्लस साइन के साथ है। 52 में 12 जोड़ देंगे 64 का वर्गमूल आ गया 8, यहाँ भी प्लस साइन के साथ है। 248 में 8 जोड़ देंगे, आ गया 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। बहुत ही अच्छा सवाल, नोट करिए सब लोग। एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, यदि x² प्लस 4y² = 4xy हो तो x रेशियो y का मान बताइए। x रेशियो y का मान निकालिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि x² प्लस 4y² = 4xy हो तो
यक्स अनुपाते वाई, यक्स रेशियो वाई का मान निकालना है। ऐसे जब प्रश्न आएगा कैसे शुरू करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। देखिए भैया, यक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4xy है, 4xy है। अगर इसको हम पक्षांतर कर लें तो देखो भैया, यक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा, 4xy इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। हमको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x माइनस 2y का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 4y है। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान अब इधर देखो वर्ग है, इधर जाके 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम लोग भैया x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। तो x रेशियो y का मान पूछ रहा है, तो x रेशियो y का मान क्या आया भैया, x रेशियो y का मान आएगा 2:1। x रेशियो y का मान क्या आएगा, 2:1। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जब ऐसा एग्ज़ाम में प्रश्न आए, कभी कभी पूछा जा सकता है सिपाही वगैरह में, एसआई में, तो आप लोग खूब अच्छे से इसको देखें, अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करिए, अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर करिए सब लोग। एक अगला प्रश्न देखा जाए, बहुत ही शानदार सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरा विभाजित है। 99 से पूरा से विभाजित है। ये आपके पास ऑप्शन में 4 संख्याएँ दे रखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरा विभाजित है। तो जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमको विभाज्यता का नियम याद रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमको 99 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा। बड़ी बड़ी संख्याएं जब होंगी तो उनका हम लोग कैसे ये निकालेंगे, कौन सी संख्या विभाजित होगी, कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी, किससे विभाजित होगी। तो आप समझेंगे भैया, जो संख्याएं होंगी, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना 99, हम लोग को टेबल तो 99 के याद नहीं है, तो 99 के ऐसा 2 खंड करना, 99 को ऐसे 2 खंड में तोड़ना ताकि ये हमेशा को प्राइम नंबर के रूप में हो जाए। तो आपको पता होगा 9 × 11, 99 का 2 गुणनखंड करोगे तो इनका जो गुणनफल आएगा ये को प्राइम नंबर आएगा। को प्राइम हमेशा को प्राइम नंबर के रूप में ही गुणनखंड को करना है, सहअभाज्य संख्या के रूप में, सहअभाज्य संख्या के रूप में। आपको पता होगा सहअभाज्य संख्या क्या होगी, एक से बड़ी वे संख्याएं जो अपने अलावा या ऐसे 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जो एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। सहअभाज्य संख्या के लिए हमेशा जोड़ा युग्म रहना जरूरी है, जो संख्याएं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 9 और 11 एक के अलावा किसी संख्या से नहीं विभाजित हो रही हैं, तो को प्राइम नंबर के रूप में ही इसका जो बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी जिससे विभाज्यता का नियम पूछेगा, उसको को प्राइम नंबर के रूप में ही गुणनखंड के रूप में करना। तो अब समझना बेटा, जो संख्याएं 9 से विभाजित होंगी और 11 से विभाजित होंगी, वे सभी संख्याएं क्या होंगी, 99 से अवश्य विभाजित होंगी। तो आपको पता होगा 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल, दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्याओं के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 आवे या फिर कोई ऐसी संख्या आवे जो 11 से पूरा विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्याएं हमेशा 11 से विभाजित होंगी। तो आप देखेंगे भैया, 9 से पहले चेक किया जाए क्या ये संख्याएं 9 से विभाजित होगी। इनके एकांतर अंकों का योगफल करेंगे, क्या देखो 9 से विभाजित होगी, 4 4 8 2 10 7 17 3 20 5 25, 25 तो 9 से कटेगा ही नहीं, ये तो फेल हो गया। जब 9 से नहीं विभाजित हो रहा है तो 11 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों से विभाजित होना चाहिए। इसको चेक करो भैया, 9 2 11 7 18 और 18 2 20 21 21 6 27, 27 तो 9 से कटेगा, क्या ये 11 से विभाजित होगा। एकांतर अंकों का योगफल करो भैया, एकांतर मतलब एक के छोड़ के देखो, 5 1 6 6 9 6 9 भैया, 6 9 15, फिर यहाँ से देखो भैया 7 3 10 2 12। एकांतर अंकों के योगफल का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ये संख्या 11 से नहीं विभाजित होगी। फिर यहाँ से चेक किया जाए, 6 4 10, 9 से चेक कर रहे हैं,
6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 और 9 27, 27 तो 9 से विभाजित हो रहा है, क्या 11 से विभाजित होगा? तो 11 से कर लिया जाए। 9 3 12, एकांतर अंकों का योगफल कर रहे हैं। 9 3 12, 12 6 18, 12 6 18 हो गया। अब फिर नीचे वाले का देखो, 5 4 1 5, 5 और 4 9, 9 तो घटाने पर 9 आ रहा है, 11 से 9 विभाजित नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो गया। इसको चेक करो भैया, क्या इसके एकांतर अंकों का योगफल देखो, 11 43 45, इसके एकांतर अंकों का योगफल करो, देखो एकांतर अंकों का पहले अंकों का योगफल करो। 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, ये तो 9 से विभाजित हो गया। अब 11 से चेक कर लिया जाए। एकांतर अंकों का योगफल करो भैया, देखो 1 में 4 जोड़ दिए 5, 5 में 4 जोड़ दिए 9, 9 हो गया। अब यहाँ से देखो नीचे वाले के एकांतर अंकों का योगफल करो, 3 में 1 जोड़ दिए 4, 4 में 5 जोड़ दिए 9, 9 में से 9 चला गया, 0 आया ना, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएंगी और 11 से विभाजित होंगी, वो संख्याएं 99 से अवश्य विभाजित होंगी। ये आपको नियम अगर याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, मैंने आपको कराया, नोट करिए सब लोग। चलो एक प्रश्न और लिखा गया है भैया, देखा जाए। कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 4 ब्रैकेट में है, यहाँ पे देखिए कोष्ठक लगा हुआ है, यहाँ पे कोष्ठक नहीं लिखा गया है। 2 की पावर 3 की पावर 4 में क्रमशः इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, में क्रमशः इकाई का अंक क्या होगा? फिर से देखें, ये दिया गया है 2 की पावर 3 ब्रैकेट में पावर 4 तथा 2 की पावर 3 की पावर 4 में क्रमशः इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखा जाए इसको। सबसे पहले देखें बेटा, इकाई का अंक याद करना है 2 की पावर 3 की पावर 4। यहाँ पे देखें इस सवाल में, यहाँ पे क्या लगा है? ब्रैकेट लगा हुआ है। जब इसको सरल करेंगे भैया तो इस 4 का गुणा 3 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 12। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है भैया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मान कितना? 3 3 9 3 27 3 81, ये हो जाएगा 2 की पावर 81। में इकाई का अंक बताना है भैया, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो इस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो भैया, यहाँ पे पावर 81 आ गया, यहाँ पे पावर 12 आ गया, दोनों में 2 उत्तर आ रहे हैं भैया, पावर अलग अलग आ गई हैं। जब पावर देखो भैया, जब पावर के रूप में संख्याएं होंगी तो इसको छोटे घात के रूप में बदलने के लिए, अब छोटे पावर के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 4 से भाग लगाएंगे। अगर 12 में 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 3 12, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। आप विशेष ध्यान देना, तो पता लगता है हम लोग 2 की पावर 0 लिख देते हैं, उसका मान 1, जबकि गलत हो जाएगा। जब घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो 4 को ही घात के रूप में मानेंगे। देखो बेटा, ये 12 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 3 12, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 आ रहा है तो 4 को ही घात के रूप में माना जाएगा। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। 16 में इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। ऐसे यहाँ भी बेटा 81 को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, 81 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पे शेषफल देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे शेषफल हम देख रहे हैं तो 1 आ रहा है। जब शेषफल 1 आएगा तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान कितना? 2। तो इसमें इकाई का अंक क्या आया भैया? 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2, ऑप्शन नंबर डी सही, 6 और 2, ये आपका इकाई का अंक आया। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप लोग करिएगा इसको। अगर ये सब वीडियो पसंद आ रही है, इसको शेयर करिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये सब नोट करिए सब लोग। एक प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देखा जाए। कह रहा है प्रभात और वीरू ने एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। प्रभात ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यदि लाभ को 4:9 के अनुपात में बांटा गया तो वीरू की पूंजी का निवेश कितने माह तक रहा? फिर से देखो भैया,
ये प्रभात और वीरू ने एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। 5:6 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। 8 महीने बाद प्रभात ने अपना निवेश वापस ले लिया। कौन वापस ले रहा है? प्रभात। 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यदि लाभ को 4:9 के अनुपात में बांटा जाए तो बताइए वीरू के पूंजी का निवेश कितने दिनों तक रहा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसमें साझेदारी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। प्रभात है और क्या है? वीरू है। वीरू और प्रभात और वीरू ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। मान लीजिए प्रभात ने जो भैया 50 रुपया लगाया, वीरू ने लगाया 60 रुपया, या ऐसा करिए अगर प्रभात ने लगाया है 5,000 रुपया तो वीरू ने लगाएगा 6,000 रुपये, कुछ भी मानिए। या ऐसे मान लीजिए प्रभात लगाता है 5 रुपया तो वीरू लगाता है 6 रुपये, क्योंकि इनके पूंजी का रेशियो मालूम है बेटा 5:6। तो इसका मतलब प्रभात 5 रुपया लगा रहा है, वीरू 6 रुपया लगा रहा है। कह रहा है 8 महीने बाद प्रभात ने अपना रुपया वापस ले लिया। 8 महीने तक अपनी पूंजी को वापस ले रहा है, तो मतलब पूंजी का निवेश प्रभात द्वारा केवल 8 महीने तक किया गया है। तो कह रहा है वीरू कितने महीने तक कर रहा है पता नहीं है, मान लेते हैं वीरू x महीने के लिए अपने व्यवसाय में पूंजी लगाता है। इसके लाभ का अनुपात कितना आ गया? 4:9। 4:9 आ गया। यही x का मान निकाल लीजिए बेटा, आपका उत्तर हो जाएगा 5 × 8। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। इक्वल टू कितना? 4:9। यहाँ से हल कर दीजिए। देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ये कट गया, 2 से 2 कट गया। x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 15 माह। तो वीरू ने अपने पूंजी का निवेश कितने दिनों तक किया था भैया? 15 माह तक। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये प्रश्न पूछा गया है, पूंजी का निवेश कितने दिनों तक रहा। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग नोट करिए। अगर बातें समझ में आ रही हैं बेटा, सभी लोग अपने हित मित्र के बीच में शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी लोग खूब बढ़िया से कलम कापी लेकर वीडियो को देखा करें, एक तरफ से नोट करते रहिए तो अच्छा होगा। देखो कह रहा है 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग और 20 के वर्गों का औसत बताइए। औसत। देखो भैया ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। देखो भैया ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला होता है। वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला होता है भैया। औसत का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो n की जगह क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, तो आप रख दीजिए यहाँ पे रखेंगे n की जगह 20 रखेंगे, तो n में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। n की जगह 20 रखेंगे, 20 दूनी 40, 41/6 आ गया। देखो कुछ लोग तो इसी को सॉल्व कर देंगे और बोलेंगे हमारा उत्तर हो गया, जबकि गलत है। ये 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकलेगा। अगर n की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं? 20 रख रहे हैं। जबकि हमारे प्रश्न में पूछा है 11 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है, तो इसमें हमको 11 से पहले वाली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत को घटाना पड़ेगा। तो n बराबर क्या रखेंगे? 10। यहाँ पे n बराबर 10 को घटाएंगे तो n की जगह इसमें 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11, 10 में 1 जोड़ दिए 11, 10 दूनी 20, 21/6 आ गया। इसको बेटा सॉल्व करना है तो देखिए भैया 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, यहाँ से 3 सते 21, 3 दूनी 6। इसको गुणा कराएंगे 7 1 के साथ, 7 चौक 28/2 -77/2। देखो बेटा हर समान है, अंश में से घट जाएगा तो 210
287 में से 77 घटेगा तो 210 आएगा, बटे 2 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 105। यही हमारा औसत आ गया। अगर हम n बराबर 20 रख रहे हैं तो 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है 11 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हमको n बराबर 10 मतलब 11 से पहले वाली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत को घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वो 11 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत आए। तो उम्मीद है बेटा ये सब बातें आपके समझ में आई होगी। आप लोग को अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर करिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।